नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा सारणिक क्लास 12th मैथ में। तो देखो हमने पढ़ा था तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। तृतीय क्रम की सारणिक का मान ज्ञात करना। पहले बेटा तृतीय क्रम की हम सारणिक की बात करें तो देखो तृतीय क्रम की हमने कोई भी मैट्रिक्स ले ली। ए कोई मैट्रिक्स है जो तृतीय क्रम की है, यानी 3x3 क्रम की है। जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक तृतीय क्रम की सारणी हो गई, यानी 3x3 ऑर्डर। अब इसके संगत हमें सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले इसके संगत हम सारणिक लिखे तो या तो कैसे लिखेंगे, सारणिक ए, या हम लिखेंगे बच्चों सारणिक ए इस तरीके से। तो यहाँ जो सारणिक बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये सारणिक बन गई। अब इस सारणिक का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था सारणिक का हम मान ज्ञात करते हैं तो इसमें बच्चों 3 तो पंक्ति हो गई R1, R2, R3, और 3 इसमें स्तंभ हो गए C1, C2, C3। ठीक है, 3 इसमें पंक्ति हो गई, 3 इसमें स्तंभ हो गए। अगर हम इसमें चिन्हों की बात करें कि भाई ये पहला अवयव है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला अवयव, ये पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हो गया, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया। ऐसे ये दूसरी पंक्ति का और पहले स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। अगर इसका हम मान निकालें तो चिन्ह की बात करें तो इसमें जो चिन्ह होते हैं वो एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लेते हैं हम। जैसे पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस। इस तरीके से हम क्या लेते हैं, इसमें एकांतर क्रम में चिन्ह लेते हैं। पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसका हम जो मान ज्ञात करते हैं वो प्रसार के द्वारा दो तरीके से ज्ञात करते हैं। एक तो हम मान निकालते हैं इसका प्रसार के द्वारा, और एक हम मान ज्ञात करते हैं बच्चों सारूस आकृति द्वारा। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों प्रसार द्वारा। तो देखो R1 पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसार करें, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो इसका जो मान हम निकालेंगे, देखो बच्चों R1 पंक्ति यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो ये पहली पंक्ति ये हो गई। अब इसमें देखो पहला अवयव क्या है, पहली पंक्ति का A11 है, तो A11। अब ये किस किस में आ रहा है A11 अवयव, एक तो पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें विलुप्त करना है, इन दोनों को हटाना है। तो क्या बच गया, ये बच गया, ये सारणिक बच गई A22, A23, A32, A33। अब फिर किसका चिन्ह आएगा बेटा, माइनस का, ये लो माइनस। दूसरा अवयव क्या है इसका A12, A12। अब ये किस में आ रहा है बेटा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, यानी पहली पंक्ति तो ये हो गई, दूसरा स्तंभ ये हो गया। इन दोनों को हमें छोड़ना है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो क्या बचेगा, ये बचेंगे। तो ये हमने लिख दिया A21, A31, A23, A33। अब फिर कौन सा चिन्ह आएगा बच्चों, प्लस का। A13 अवयव, यानी पहली पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं तो सारे अवयव बच्चों इसी के आएंगे, A13। अब देखो ये किस में आ रहा है, एक तो पहली पंक्ति में आ रहा है और किस में आ रहा है, तीसरे स्तंभ में, तो हमें इनको विलुप्त करना है। तो क्या बचा, ये बच गया सारणी A21, A22, A31, A3। अब इसको हमें क्या करना है बच्चों, ये 2x2 की सारणिक बन गई, और 2x2 की सारणी को हमने सरल करना सीखा था। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो क्या बनेगा बेटा, A11, इसको इससे गुणा किया A22, A33, माइनस इसको इससे गुणा करेंगे A32, A23। फिर किसका चिन्ह बच्चों, माइनस का, A12, इसको इससे गुणा करेंगे A21, A33, माइनस A31, A23। फिर किसका चिन्ह, प्लस का, A13, इसको इससे गुणा करेंगे A21, A3, माइनस A22, A3। ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सारणिक का मान हो जाएगा। एक उदाहरण करवा देता हूँ इसी में मैं आपको।
एक उदाहरण करते हैं हम इस पर। जैसे एक सारणी हमें दे रखी है, एग्जाम सारणी हमें दे रखी है 1 2 0 1 2 0 2 3 1 3 0 2। ये हमें बच्चों सारणी दे रखी है और इस सारणी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो इसको हमने सारणी को हमने डेल से दे दिया। किससे दे दिया बच्चों, डेल से। सारणी को हम डेल से भी लिखते हैं, ठीक है। तो डेल से दे दिया, तो देखो इसमें कैसे चिन्ह आएगा, चिन्ह की हम बात करें तो चिन्ह कैसे आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एकांत क्रम में हमें क्या लेना है, प्लस माइनस लेना है। अब वही बात देखो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये C1 C2 C3। हम चाहे जिस पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं और जिस स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। तो देखो इधर R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, R1 पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो पहला अवयव क्या है बच्चों, 1 है, ये दो। अब इसकी सारणिक बनाए तो देखो 1 किस में आ रहा है बच्चों, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो क्या बच गया, ये बच गया 3 1 0 2। अब किसका चिन्ह आएगा बेटा, माइनस का, माइनस लगाया। फिर क्या आया, R1 पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है, 2 लिखा। अब देखो 2 किस में आ रहा है बच्चों, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो इन दोनों को विलुप्त करना है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को। तो क्या बचा, 2 3 1 2। फिर किसका चिन्ह आएगा बेटा, प्लस का। अब क्या है यहाँ पर, 0 किस में आ रहा है बच्चों, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में। तो ये बच गया 2 3 3 0। अब इसको हम क्या कर देंगे बेटा, हल कर देंगे। देखो हल करना, इसको इससे गुणा किया बेटा, 3 दूनी 6 माइनस 0 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 0। फिर किसका चिन्ह, माइनस का, 2 गुणा। इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। फिर किसका चिन्ह बच्चों, प्लस का। अब देखो यहाँ 0 है, अब यहाँ कोई भी मान बने तो सारा मान क्या होगा, 0। लिख देता हूं मैं फिर भी, 2 गुणा 0 0 माइनस 9। हल करेंगे बेटा, क्या आएगा, 6 माइनस 0 6 एकम 6 माइनस 4 माइनस 3 क्या बनेगा, 1। और इधर बच्चों क्या बन गया, 0। तो ये बना 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सारणी का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करेंगे। अब दूसरी विधि है इसमें, सारूस आकृति। जो दूसरा मेथड है तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने का, दूसरा मेथड है बच्चों सारूस आकृति द्वारा। सारूस आकृति द्वारा, सारूस आकृति द्वारा देखो इसका मान हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई सारणी हो गई हमारे पास में, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये कोई बच्चों हमारे पास में सारणिक है, 3/3 क्रम की सारणिक हो गई। इस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है किसके द्वारा, सारूस आकृति के द्वारा। तो देखो हम क्या करते हैं, इसमें जो शुरू के 2 स्तंभ हैं, शुरू के जो 2 स्तंभ हैं इनको हम क्या करेंगे, इधर रखेंगे पीछे की तरफ। देखो इधर जो शुरू के 2, इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रख दिया। अब जो शुरू के 2 स्तंभ हैं इनको क्या करना है, इधर रखना है। शुरू के दोनों स्तंभ को रखा, देखो A1 A2 A3। फिर कौन सा है, B1 B2 B3 रख दिया। अब देखो हमें करना क्या है, जैसे हम 2/2 सारणी का मान ज्ञात करते थे तो क्या करते थे बेटा, अगर जैसे कोई मान लो 2/2 क्रम की सारणिक है, A1 B1 A2 B2, यही है 2/2 क्रम की सारणी। तो इसका मान कैसे निकालते हैं हम, अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल A1 B2 फिर माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, यही करते हैं। तो यही मेथड हमें कहाँ करना बेटा, इसमें लगाना है। तो देखो इसमें अग्र विकर्ण कौन कौन से बनेंगे, एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया और एक ये वाला बन गया। तो इनको गुणा करके लिखे, देखो
A1 B2 C3, A1 B2 C3 रख दिया। फिर प्लस जोड़ो, पहले इनको अगर वालों को जोड़ो, B1 C2 A3, B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3, C1 A2 B3 रख दिया। अब फर्स्ट विकर्ण के देखो, फर्स्ट विकर्ण के कौन कौन से बनेंगे? एक तो ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। फर्स्ट विकर्ण के ये आ गए। तो देखो इधर कौन कौन से बना, माइनस करेंगे हम B1 A2 C3, B1 A2 C3 प्लस A1 C2 B3, A1 C2 B3, फिर प्लस करेंगे C1 B2 A3, C1 B2 A3। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे सारणी का मान हो जाएगा। किसके द्वारा बच्चों? सारूस आकृति द्वारा। ठीक है, इस पे मैं आपको एक उदाहरण, और करना क्या है, जो शुरू के दो स्तंभ हैं उनको इधर रखना है, फिर जो अग्र विकर्ण है उनके अवयवों का गुणनफलों का योग करना है। ठीक है, इनको हमने क्या किया बच्चों? गुणा करके जोड़ दिया। फिर माइनस करेंगे पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग, इनको हमने जोड़ के क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं इस पर। जैसे मान लो कोई सारणिक है, वन टू -1 3 0 -2 -2 1 2, ये कोई सारणिक होगी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है बेटा? मान ज्ञात करना है सारूस आकृति द्वारा। तो देखो सारूस आकृति द्वारा हम मान कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करेंगे? जो शुरू के दो स्तंभ उनको इधर रखना है, 1 2 -3 0 -2 1 2। ठीक है, जो शुरू के दो स्तंभ उनको यहाँ रख दो, 1 3 -2, फिर क्या आएगा बेटा? 2 0 1 आ गया। अब क्या करना है? वही अग्र विकर्ण के अवयवों का गुणनफल कर दो और इनको जोड़ो। ठीक है, क्या आएगा? 1 गुणा 0 गुणा 2, इसको गुणा करेंगे। देखो, एक को 0 से गुणा किया 0, 0 को 2 से गुणा किया 0, प्लस अब इनको आपस में गुणा करो, 2 को -2 से गुणा किया -4, -4 को -2 से गुणा किया बेटा कितना आएगा? प्लस का 8। फिर अब इसको गुणा करेंगे। देखो, -1 गुणा 3, -3 गुणा 1 -3 आ गया। फिर माइनस करेंगे पश्च विकर्ण के अवयव, देखो 2 गुणा 3 6, 6 दूनी 8 प्लस 6 दूनी 12, हाँ सॉरी, 2 3 6, 6 दूनी 12 गुणा करना है। हाँ, ये -2 है तो -2 गुणा 1, -2 गुणा 1 -2, ये बना बच्चों -2, -1 गुणा 0, अब 0 आ गया तो सारा ही मान क्या हो जाएगा? 0। तो 8 - 3 कितना बना? 5, 12 - 2 10, हल करेंगे कितना आ जाएगा? -5। तो ये हो गया बेटा सारूस आकृति द्वारा सारणी का मान ज्ञात करना। किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम, चाहे प्रसार द्वारा कर सकते हैं, चाहे सारूस आकृति द्वारा। मान उत्तर हमारा क्या आएगा बेटा? सेम। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है एक पॉइंट, आव्यूह है व सारणिक में अंतर। आव्यूह है और सारणिक में अंतर क्या होता है? आव्यूह है व सारणिक में अंतर। आव्यूह है व सारणिक में अंतर। ठीक है, आव्यूह व सारणिक में अंतर की बात करें तो पहला अंतर तो यही है बेटा कि आव्यूह है संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ये क्या करता है? केवल संख्याओं को प्रदर्शित करता है, इसका कोई संख्यात्मक मान, इसका
कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, जबकि सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान होता है। पहला तो यही हो गया कि आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, जबकि सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। दूसरा बात करें हम, जो आव्यूह है वो किसी भी क्रम का हो सकता है। आव्यूह है किसी भी क्रम का हो सकता है, जबकि सारणिक वर्ग आव्यूह का ही होता है। जो सारणिक होगी वो किसकी होगी? वर्ग आव्यूह की, या तो 2/2 की होगी, या 3/3 की होगी, या 4/4 की होगी। ठीक है। तीसरा इसमें आता है कि आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर नया आव्यूह प्राप्त होता है, जबकि सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को सारणिक में बदलने पर संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। पहली बात कि आव्यूह का कोई संख्यात्मक मान नहीं होता, सारणिक का संख्यात्मक मान होता है। दूसरा, आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, जबकि सारणिक वर्ग आव्यूह का ही बनता है। तीसरा, आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पर एक नया आव्यूह प्राप्त होता है, जबकि सारणिक में ऐसा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा सारणिक के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना। ठीक है, अगले वीडियो में। धन्यवाद।